हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी साइंस पार्ट वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सबका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला पेपर है ये है मार्च 2025 का साइंस पार्ट वन का पेपर है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो अभी इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो अब ये स्टार्ट करने के पहले आप लोग को बता दूं मैं कि जो साइंस पार्ट वन का जो पेपर है, साइंस पार्ट टू का जो पेपर है, वो आपका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर, इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है 10 मार्क्स का। ठीक है, इसमें ए और बी सेक्शन होता है, जिसमें से एक होता है 4 मार्क्स का, ये होता है 6 मार्क्स का। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर फोर में 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से एक अटेम्प्ट करना होता है, जो है कितना, 5 मार्क्स का। तो अगर ओवरऑल पूरा पेपर देखने जाओगे तो पूरे पेपर में 28 to 32 मार्क्स का सिर्फ एक्टिविटी आता है। ठीक है, अभी पेपर सॉल्व करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ है। तो थियोरटिकल चीज़ें बोर्ड वालों ने काफ़ी हद तक कम कर दी है। देखा जाए तो जो 40 मार्क का पेपर है, ये एक्चुअल में कितने का बनता है विद ऑप्शन, 60 मार्क्स का। ठीक है, तो हमने कितना स्कोर करना है, 40। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे पुराने क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं उसका आइडिया मिल जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन साइंस में रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव वैलेंसी 2, दिस मींस दैट देयर पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। अब सेकंड चैप्टर अगर याद हो तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है। ठीक है, तो यहाँ वैलेंसी कितनी है, 2। तो अगर वैलेंसी 2 है, इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आएगा, ग्रुप 2। ठीक है, अगर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 देखने के लिए जाओगे तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके लास्ट शब्द में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 2 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज डैश रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या है कि अब ये डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल में ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान में हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कॉपर और फेरस के बीच में करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल भी है आप लोगों को। ये क्या है कि हमने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, उसके अंदर लोहे की कील डाल के रखी है, कुछ देर बाद क्या होता है, इन दोनों का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा मतलब जो ट्रांसपेरेंसी थी लिक्विड में वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अगर दो केमिकल्स को मिक्स करने के बाद, अब कौन से दो केमिकल्स, जिसमें मेटल प्रेजेंट हो, ठीक है, मिक्स करोगे तो अगर वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, इसका मतलब वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर प्रेसिपिटेट है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डैश इज यूज टू मेक सोलेनोइड टाइप ऑफ कॉइल। अब बल्ब के अंदर एक ही मेटल यूज होता है जिसका नाम क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन क्यों यूज होता है, क्योंकि भाई का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है। फोर्थ देखो एमसीक्यू क्या है, फोर्थ एमसीक्यू में क्या बोला गया है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो अब सीधी सी बात है, एक है रेयर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। तुम चाहो रेयर से डेंस में जाओ या फिर डेंस से रेयर में जाओ, लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जब मीडियम चेंज हो रहा है और लाइट का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो
इसमें क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट इसके साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है, इसीलिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेक्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, और रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कि जब हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं क्या, तो एक्चुअल में क्या स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो जब जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन, एक्चुअल में जब जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन का तुम लोग ने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो दो तरीके से पढ़ा है, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ये कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद क्या है, ऑड मैन आउट, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट। तो अब इसमें क्या आएगा, मैग्नेट। क्यों मैग्नेट आएगा, क्योंकि जो बाकी हैं ये तीनों के तीनों डिवाइस किस पर काम कर रहे हैं, मैग्नेट की वजह से काम कर रहे हैं, मैग्नेट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का बेसिक सा रीजन तुम सबको पता है, क्या, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि स्टार्स तो बहुत दूर है, तो स्टार्स और हमारे बीच में जो एटमॉस्फेयर है वहां पर कहीं पर भी जो एयर है या फिर गैसेस है उसकी डेंसिटी सेम नहीं है, ठीक है, डेंसिटी बार बार बदल रही है, चेंज इन डेंसिटी होने की वजह से वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर बार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। उसके बाद है मैचअप, ठीक है। अब मैचअप में देखो क्या लिया हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, यूज टू ऑब्जर्व माइन्यूट ऑब्जेक्ट, पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पॉसिबल नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, यूज फॉर वॉच रिपेयर। इसका 7 चैप्टर में एक साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है, तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है वाटर का बिहेवियर पूछा है, कहाँ पर, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या आंसर है इसका, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है कि जब हम लोग टेम्परेचर कम करते जाते हैं किसी भी चीज का, तो जब टेम्परेचर कम कर रहे हो तो उसका कंडेंसेशन होना चाहिए, तो वाटर में क्या होता है 4 डिग्री के बाद कंडेंसेशन की जगह पे ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एनामलस बिहेवियर, ठीक है। अब उसके बाद दिया है साइंटिफिक रीजन। अब साइंटिफिक रीजन का आंसर सबके पास अपने अपने नोट्स में होगा, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है, पहला क्वेश्चन है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जो एटम का साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग ने पीरियोडिक टेबल देखा है, पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम शेल में है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। अब इसका नंबर है 3, तो 2,1, ये भाई साहब 2,2, ये 2,3, ये 2,4। क्या समझ में आ रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो 2 शेल्स में ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो लास्ट शेल है उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
अब जो एटम है, एटम का जो सारा फोर्स है वो किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपने आसपास क्या किया? बाइंड करके रखा है। अब सीधी सी बात है, डिस्टेंस उतना ही है ना, दो ही शेल है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में? अब डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या स्पेस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो जब स्पेस कम होते जाएगा तो चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? नजदीक आ जाएंगी। न्यूक्लियस और ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, बिकॉज जगह तो उतनी है। इसीलिए जब भी लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। और मान लो दूसरा क्वेश्चन आया कि आप टॉप से बॉटम में आ रहे हो, साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो सिंपल सा फंडा है, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट है वो हर बार किस में होता है? न्यू शेल में होता है। ठीक है, न्यू शेल में होने की वजह से उसका और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है उस तरीके से नहीं पहुंच पाता, बिकॉज डिस्टेंस क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। इसलिए उस केस में साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझा यहाँ तक? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं। अब सीधी सी बात है, कॉपर, एल्यूमिनियम दोनों के दोनों क्या है? बेस्ट कंडक्टर्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या? बेस्ट कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है? एज कंपेयर टू अदर मेटल्स बहुत ज़्यादा क्या है? कम है। तो अगर रेजिस्टिविटी कम है तो जब करंट इसमें से फ्लो होगा तो जनरेट होने वाली जो हीट है उसका अमाउंट भी क्या होगा? कम होगा। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। अब देखो ये एक्चुअल में है क्या? इसमें ये बताया है कि बहुत सारी कंट्रीज में हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो उसका रीजन क्या है। पहली बात, जो इथेनॉल है वो बन किससे रहा है? तो उसका जो बेसिक प्रोसेस है क्या है? जो शुगर केन है। ठीक है, शुगर केन की वजह से, शुगर केन का जो प्रोसेस है उसका जो जूस निकलता है, जब हम लोग गुड़ बनाना, जैगरी बनाना शुरू करते हैं तो उसके बीच का जो प्रोसेस है उसमें से क्या निकल रहा है? तुम्हारे पास इथेनॉल निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब जब शक्कर बनेगी तो शक्कर बनने का जो प्रोसेस है उसमें मिड में तुमको क्या मिल जाता है? अल्कोहल मिल जाता है, फर्मेंटेड किया हुआ। ठीक है, अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल बर्न करने के बाद उसके अंदर से कार्बन जो होता है वो किसमें? कम अमाउंट में बाहर आता है, जिससे पोल्यूशन क्या होता है? कम होता है। पेट्रोल यूज कर रहा, ऑयल यूज कर रहे, ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक चीज है। तब इनके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा है, तो जब इनको हम लोग बर्न करते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट है कार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रही है। लेकिन जब इथेनॉल यूज करते हैं, इथेनॉल में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, बट जितना अमाउंट में पेट्रोल में से निकल रहा है उतना अमाउंट में इसमें से निकलने वाला नहीं है। और साथ में क्या निकलेंगी? वाटर वेपर्स। तो एक हद तक देखा जाए तो जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने इसको यूज किया है। हमारे पास भी देखो आजकल मार्केट में गाड़ी आ गई, BS6, पीछे लिखा होता है E20। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इथेनॉल 20%। ठीक है, इस टाइप की गाड़ियां हैं हमारे पास। तो जो पेट्रोल हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें 20% क्या मिक्स किया हुआ है? इथेनॉल मिक्स किया हुआ है। ठीक है, क्यों मिक्स किया है? ताकि इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सके? कम हो सके। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी पे। अब जो बी है इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तुमको स्टेटमेंट मतलब जो रूल हम लोग यूज कर रहे हैं उस रूल का नाम पूछा है और उसका स्टेटमेंट मांगा है। अब जो नाम है, नाम क्या है? एक मिनट,
ये मार्कर थोड़ा सा पतला कर देते हैं। तो इसका जो नाम है वो नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इसका नाम है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज states that the heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gain by the cold object। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। इसको लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन डोर ऑफ योर हाउस। अब ये आंसर बताने की जरूरत तो है नहीं, बचपन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात, रस्टिंग है क्या? रस्टिंग का मतलब ये है कि आपके आयरन का, मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ओपन स्पेस में रखा, ओपन एयर में रखा हुआ है, तो हवा के अंदर है ऑक्सीजन, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर, जिसकी वजह से आपके आयरन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और उस पर रस्ट लग जा रही है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या क्या करते हैं? पेंट, ऑयल, ग्रीस, वार्निश, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर एक किसी दूसरी चीज की लेयर लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका एयर के साथ में कांटेक्ट क्या हो जाए? खत्म हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो लोहा है उसकी लाइफ थोड़ी सी क्या होगी? मतलब बनी रहेगी, देर तक चलेगा वो। अगला है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब मास और वेट का डिफरेंस याद करना बहुत ज़्यादा इजी है, उसको लर्न करना बहुत इजी है। ठीक है, इसका आंसर मैं तुमको बताता हूँ, फिर भी एक मिनट, मार्कर थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलो, तो मास और वेट का डिफरेंस, ये रहा मास, ये रहा वेट। देखो पहला पॉइंट क्या है? मास क्या है? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग अच्छे से लिखना। मास ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, एक तो ये हो गया। वेट क्या है? फोर्स exerted by अर्थ, या फिर अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से इन पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से इनके वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मास क्या है? सब जगह सेम है, ये चेंज होता है। ठीक है, मास नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट क्या है? जो ग्रेविटी लग रही है उसके हिसाब से आंसर आएगा इसका। तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट जो अमाउंट ऑफ मैटर है, जैसे कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 10,000 पार्टिकल्स हैं, तो 10,000 पार्टिकल्स का अमाउंट थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मास, और जहां पे ग्रेविटी की बात आ गई वहां उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेट। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में मेन मेन वर्ड लिखा है, इसको तुम लोग अपने हिसाब से बनाकर लिखो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारे आंसर डिटेल में लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तक समझा सबको? अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज्ड इन दिवाली।
अब दिवाली में तुम जो रॉकेट यूज करते हो वो एक टाइप का क्या है, रॉकेट ही है। तो उसके लॉन्चर का नाम पूछा है। तो अब दिवाली में रॉकेट सब में जला है, ठीक है, तो इसमें लॉन्चर क्या होता है, कभी ध्यान से देखा होगा, एक बैम्बू स्टिक होती है, ठीक है। तो वो जो बैम्बू स्टिक है वो इसके लिए किसका काम करती है, लॉन्चर का काम करती है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, बैम्बू स्टिक। लॉ पूछा है कि किस लॉ पे काम करता है, तो ये तो हमको पता ही है, क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अगला देखो क्या पूछा है, व्हाट इज मीन्ड बाय डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ शुगर ऑन हीटिंग। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या आने वाला है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई एक मेन चीज है, एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हीट करने के बाद या कुछ भी करने के बाद क्या हो रहा है, वो अपने अलग अलग चीजों में क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है, ठीक है। मतलब मेरे पास रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो मेन चीज है वो अपने ओरिजिनल पार्ट में या फिर जिन चीजों से मिलके वो बनी उसमें क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये है हमारे पास शुगर, ग्लूकोज, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, हीट। तो जैसे ही मैंने इसको हीट किया मुझे क्या मिला, कार्बन प्लस वाटर। तो ये था मेरा एक रिएक्टेंट और ये थे मेरे दो प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट से दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक आयरन बॉल है जिसका मास है 3 kg, ठीक है। इसको हमने 125 मीटर के हाइट से क्या किया, रिलीज किया। ये फ्रीली फॉल कर रहा है और हमने जी की वैल्यू को अज्यूम कर लिया 10। तो इसका जरा सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्या है सोल्यूशन, देखो क्या बोला है, मास, मास कितना है, 3 kg। अब हमने इसको एक स्पेसिफिक हाइट से रिलीज किया है, ठीक है। तो रिलीज किया, हमने इसको फेंका नहीं है। तो जब हमने इसको फेंका नहीं मतलब हमने इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाया नहीं है। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई ने, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 125 मीटर। अब जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको इसने पूछा है कि ग्राउंड पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा वो, और जब ये ग्राउंड पे आएगी तो इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप कर दो फटाफट, ये यहाँ जीरो पुटअप करोगे तो पूरा जीरो हो गया, 1/2 इंटू 10, टी हमको पता नहीं है, ये हो गया 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, आंसर आया कितना, 25। टी स्क्वायर 25, तो टी कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड, ठीक है। मतलब बॉल को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। अभी क्या पूछा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब तुम बोलोगे सर ये फार्मूला क्यों यूज किया, उसने अपने से क्या पूछा है, वेलोसिटी रीचिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है तब की वेलोसिटी क्या है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो इनिशियल जीरो था, तो बचा क्या, फाइनल, इसलिए मैंने ये रिएक्शन, ये इक्वेशन यूज किया, ठीक है।
तो v इक्वल्स टू u तो 0 है, a कितना है 10, t कितना है 5, तो वेलोसिटी क्या आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझा है? यार बड़ी खांसी हो रही है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसका नाम और सिंबल लिखना है। तो सबसे पहला पूछा है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेम क्या है इसका फ्लोरीन, सिंबल क्या है एफ। ठीक है, उसके बाद पूछा एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। ठीक है, सबसे कम एटॉमिक साइज किसका है हाइड्रोजन का, सॉरी साइज नहीं मास पूछा है। ठीक है, तो मास सबसे कम किसका है हाइड्रोजन का। नोबल गैस में स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, यहाँ पे क्या आएगा हीलियम। अब मान लो यहाँ पे नोबल गैस नहीं होता तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, कि नोबल गैस नहीं है तो बच्चे वहां पे क्या लिख देते हैं हाइड्रोजन। क्यों हाइड्रोजन लिखते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा उसके पास भाई के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए उस साइज में क्या है सबसे ज्यादा छोटा, बट ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा छोटा है हमारे पास हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब न्यूक्लियस फोर्स एक्सर्ट करता है दोनों इलेक्ट्रॉन पे, तो जो न्यूक्लियस ने फोर्स अप्लाई किया, बाहर का जो ये शेल है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये यहाँ से फोर्स आने की वजह से ये शेल दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा क्या होता है श्रिंक हो जाता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक तरफ से श्रिंक होगा, तो ज्यादा छोटा साइज किस में मिलेगा इसमें मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर कॉपर को हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो, तो ये रहा कॉपर और ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा प्लस 2NO2 प्लस 2H2। ये हो गया हमारा रिएक्शन। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, और इसमें से जो गैस निकलेगी उसका कलर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि होने वाला क्या है। तो जब कॉपर एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्या होता है सबसे पहले करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिससे ये कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और इसमें से एक गैस निकलेगी जिस गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जिसका कलर क्या होगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन पूछा है ये अपन ने लिख दिया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम पूछा है, तो ये रहे रिएक्टेंट और ये रहे प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको लिख लेना अपने हिसाब से। अब नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट बिहाइंड। तो अभी सबसे पहला क्या है, ये क्या है भाई, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बताया बहुत बार समझाया भी। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने बताना है कि एक्चुअल में क्या है। तो जो ए है ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और जो बी वाला है ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये नाम लिखने के बाद इनका स्टेटमेंट तुमने लिखना है कि भाई क्या इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नीचे देखो वापस से क्वेश्चन आया है आंसर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो के रिगार्डिंग तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये डायग्राम बहुत इजी है। क्या है डायग्राम के अंदर, ये है पानी की ड्रॉप। ठीक है, ये पड़ी इसके अंदर लाइट, लाइट क्या होगी अंदर जाके दो अपने दो कलर्स में हो गई ये डिवाइड।
ठीक है। अब यहां से इनका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। कौन सा कलर यार, ये रेड। एक मिनट यार, कलर चेंज नहीं हुआ। यहाँ से इनका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाद में यहाँ से इनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गया अपना, रेनबो। लाइट इस तरीके से गई और इस तरीके से बाहर आ गई। तो ये हो गया डायग्राम। ठीक है। पहला, नेम एनी टू नेचुरल प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तुम्हारे से दो नेचुरल प्रोसेस का नाम पूछा है, तो दो क्यों, हम तीन बता देते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डिस्पर्शन। इसके बाद क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके बाद होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तीन प्रोसेस का रिजल्ट है क्या, ये रेनबो। उसके बाद पूछा है, व्हाट डज अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एक्ट एज। अब ये जो पानी की बूंद है, ये किस तरीके से काम करती है, तो पानी की बूंद काम करती है प्रिज्म के जैसे। इसको ध्यान में रखो। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेम द फॉलोइंग द टू मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ। अब ये इतने बार बता दिया है कि तुमको नींद में भी आना चाहिए। ऐसे कौन से दो मेटल है जिसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया एक है हमारा क्या, सोडियम। ठीक है, दूसरा कौन है, इसी का भाई है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सर्टेन मेटल आर स्ट्रक, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अगर मेटल को स्ट्रक करने पे उसमें से आवाज़ आ रही है तो उसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी का, सोनोरिटी। ये सब हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसके बाद पूछा है, द नॉन मेटालिक सब्सटेंस विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मराठी में भी पढ़े हो, क्या है इसका नाम, ग्रेफाइट। पिछले साल नाइन्थ में भी पढ़ा है, और नाइन्थ मराठी में एक चैप्टर है दिव्या मागचे शोध, उसमें भी क्या है कि एडिशन ने कैसे कैसे डिस्कवरी की है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम दिया है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, डायग्राम देख के समझ गया रहोगे क्या है ये, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पूछ रहा है, नेम द प्रोसेस शोन इन फिगर। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब पूछ रहा है, हाउ डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये प्रोसेस होती कैसे। ठीक है, मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। ये प्रोसेस में देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लेस रिएक्टिव मेटल लेते हैं। क्या लेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये प्रोसेस के अंदर होता है। अब इसके एग्जाम्पल पूछे हैं कि हम इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका जो यूज होता है, ये होती है सिल्वर प्लेटेड स्पून्स में, और दूसरा गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। तो जो नकली ज्वेलरीज आती है ना, जो एकदम दिखती है कि हाँ ओरिजिनल सोना है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या, तुमने सुना रहेगा मम्मी से कि अरे ये तो सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसका मतलब हमने क्या किया, सोना लेस रिएक्टिव है, उसकी एक डुप्लीकेट मेटल के ऊपर, मतलब डुप्लीकेट ज्वेलरी के ऊपर पतली सी क्या चढ़ा दी है, लेयर चढ़ा दी है। ठीक है, बताओ, जो झोल का काम कर रहे हो भी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई पे ध्यान रखो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में टेबल दिया है। 10th चैप्टर के अंदर ये जो टेबल है, 10th चैप्टर स्टार्ट करोगे, थर्ड पेज पे ही राइट साइड में ऊपर की तरफ एक टेबल दी गई है। वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टेबल को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें तीन कॉलम दिए हैं,
टाइप ऑफ सैटेलाइट, फंक्शन, और उसका तुमको लिखना है सैटेलाइट सीरीज और लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो लोकेशन की बात अगर आ रही है तो इसका मतलब ये कौन सा सैटेलाइट होगा? नेविगेशनल सैटेलाइट। ठीक है, और इसको जो सैटेलाइट सीरीज है इसके लिए उसका नाम है IRNSS। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और लॉन्चर क्या है? PSLV। अब वेदर सैटेलाइट का फंक्शन क्या है? स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। ठीक है, वेदर सैटेलाइट मतलब यही काम करेगा। सीरीज का नाम है इनसैट एंड जीसैट। लॉन्चर GSLV। इसके बाद ये IRS लॉन्चर है। ठीक है, तो IRS में हमेशा क्या होता है? ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसका यूज क्या है? स्टडी करना है हमें। किसकी स्टडी करना है? स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा लिख के छोड़ता हूँ। ठीक है, बताओ, ये एक एक दो दो वर्ड लिखने पे एक एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर 4 सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, हमको ऐसा लगता है कि अरे 5 मार्क्स के लिए कोई तो बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब हर बार क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ह्यूमन आई। तो आई का डायग्राम बनाना है। ठीक है, जो 7 चैप्टर में दिया हुआ है। तो उसके बाद पूछा है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई। सबको पता है भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है नेम द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड। हमारी आंखों का जो लेंस है वो फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, तो उस पावर का नाम क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब ये अकोमोडेट कर सकता है। नेम द डिफेक्ट ऑफ आई विजन इन विच फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस विद द एज। मतलब उम्र के साथ उनको जो आंख की तकलीफ होगी वो, जिसका नाम होता है प्रिस्बायोपिया। ठीक है, देख रहे हो, एक दो तीन वर्ड लिखने पे 3 नंबर और 2 मार्क का डायग्राम। अब इससे ज्यादा इजी पेपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 दे के रखा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इजी है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 बचे हुए लास्ट में। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कितने दिख रहे हैं भैया? 7। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या लिखेंगे? Cl2। क्लोरीन आता है किसमें? हेलोजन में। ठीक है, हेलोजन सबके सब Cl2 के फॉर्म में है, 9 चैप्टर में पढ़ा है अपने। उसके बाद नेम द बॉन्ड। अब ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये रहा एक क्लोरीन, ये रहा दूसरा क्लोरीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आ जाओ, एक एक क्लोरीन ने मिलके बना दिया बॉन्ड, और जो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन बचे ये क्या आ गए? साइड में आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2025 का मार्च का पेपर पूरा। अब जरा इसको ध्यान से नोटिस करो, ये एक टाइप का एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 मार्क्स। ये भी एक्टिविटी जैसा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। ठीक है, ये भाई साहब भी एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स। ये एक्टिविटी, 3 मार्क्स। ये एक्टिविटी, 3 मार्क्स। एक्टिविटी,
3 मार्क्स, एक्टिविटी 3, ये भी एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी, ठीक है। इसको भी एक्टिविटी में काउंट करेंगे बिकॉज एक ही वर्ड में आंसर लिखना है। 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव, अब 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, ये हो गया 10। इसके अंदर एक 2 मार्क्स की एक्टिविटी आ गई, हो गया 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखने जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 7 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। तो 10 और 2, स्टार्टिंग में 10, फिर 2, इसमें 8 क्वेश्चन है। करने कितने हैं अपने को? सिर्फ 5, मतलब ये तो पूरी 15 मार्क की एक्टिविटी है। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो 9 मार्क की एक्टिविटी आएगी। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होता तो भाई पक्का एक्टिविटी में काउंट कर लो, ये हो गए 5। अब 12 12 और 9 कितना हो गया? 21, 21 और 5 26, मिनिमम 26 मार्क्स आराम से स्कोर होते हैं, ठीक है। तो सब पेपर्स का सॉल्यूशन दूंगा, सारे वीडियोस को एक बार ध्यान से देखते जाओ और सॉल्यूशंस पे भी ध्यान रखो। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि रिपीट हो, ठीक है। तो जिसने अभी भी पढ़ाई की नहीं है, पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक्टिविटी पे फोकस करो, बड़े बड़े थ्योरी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रही बात साइंटिफिक रीजन की, तो साइंटिफिक रीजन का ना फंडा एकदम फिक्स है। साइंटिफिक रीजन देखो कौन से चैप्टर में है। सेकंड चैप्टर में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, सेवेंथ में है, एट्थ में। ये 5 चैप्टर में साइंटिफिक रीजन है। आने कितने वाले हैं? 3 आने वाले। मैं बोलता हूँ तुमसे, तुम इसका रीजन करो, इसका करो, इसका करो, ये 3 चैप्टर का रीजन करो, बाकी छोड़ दो। ये 3 का कर लो, तुम्हारा रीजन क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा उतने में ही। और जो 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफेक्ट के ऊपर, या तो नियर साइटनेस हो सकता है या तो फार साइटनेस हो सकता है। ये दोनों में से एक चीज तो आएगी, या तो कभी कभार एग्जामिनर का मूड ज्यादा अच्छा रहेगा तो तुमको प्रेस बायोपिया भी दे सकता है, समझे? इस चीज का ध्यान रखना। ये आना है पेपर में 101%। तो 2025 हो गया पूरा, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियोस डालते जाता हूँ। वीडियोस को ध्यान से देखो, सारे पेपर्स का एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।